तो दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ी छोटी रहने वाली है क्योंकि मैं कुछ काम से बाहर गया था तो आने लेट हो गया। तो चलिए फटाफट से आज इस नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स नॉवेल के पिछले एपिसोड 199 के लास्ट में देखा था कि किन मू ने कुछ डेविल एक्सपर्ट्स को मार दिया था। तभी किसी की ठंडी आवाज गूंजी थी और किन मू से कहा था कि कल्ट मास्टर, आपने मेरे कई सारे डिसाइपल्स को मार दिया था, तो क्या आपको नहीं लगता है? तो मुझे इसका एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए। तो अब आगे किन मू ने तुरंत सन जेडाई और मून जेडाई को निकाला और उन्हें अपने पीछे एक्टिवेट कर दिया। उसी पल उसके आसपास टेलीपोर्टेशन फ्लैग्स घूमने लगे और 10 कदम के एरिया को फॉर्मेशन के अंदर सील कर दिया गया। ये स्पेशली बने हुए टेलीपोर्टेशन फ्लैग्स थे क्योंकि टेलीपोर्टेशन डिवाइन आर्ट यूज करने में थोड़ा वक्त लगता था, लेकिन इन फ्लैग्स को वो एक पल में एक्टिवेट करके 2 टेलीपोर्ट हो सकता था। ये उसने इसीलिए बनाए थे ताकि फूरिलुआ जैसे मॉन्स्टर्स के हाथ दोबारा ना फंस सके। लेकिन अगले ही सेकंड किन मू का एक्सप्रेशन बदल गया। जैसे ही टेलीपोर्टेशन फ्लैग्स एक्टिवेट हुए, उन पर बने रून्स अचानक जल उठे और सारे फ्लैग्स हवा में फटकर टुकड़ों में बिखर गए। कपड़े के टुकड़े हवा में तितलियों की तरह उड़ रहे थे और जमीन पर सिर्फ फ्लैग्स के पोल्स बचे थे। किन मू के दिल में एक झटका लगा। एक गॉड की स्पीड उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए सन जेडाई और मून जेडाई को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया। सुप्रीम यिन की चांदनी में बदल गई और सुप्रीम यांग की सूरज की रोशनी में। दोनों टेरिफाइंग बीम्स की तरह उसके हाथों में चमक रही थीं, जैसे किसी भी वक्त एनिमी को चीर कर रख देंगी। जब जेड आइज की प्यूपल्स फैलती थीं, तब उन्हें सिर्फ लाइट सोर्स की तरह यूज किया जा सकता था, लेकिन किन मू अपनी पाम से उनके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके अंदर की स्ट्रक्चर बदल सकता था और दोनों स्टार्स की लाइट को एक डेडली लाइन में कंडेंस कर देता था। और उस कंडेंस्ड लाइट में गॉड्स को भी इंजर करने की पावर थी। इसका टेस्ट वो पहले ही ड्रैगन रेयरिंग सॉवरेन के बॉडी पर कर चुका था। किन मू ने आसपास देखा और ठंडी आवाज में बोला, क्या तुम गॉडेस टियान फेंगो हो? मैं ही हूँ। मून लाइट के अंदर एक औरत धीरे धीरे सामने आई। व्हाइट क्लोथ्स में खड़ी वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि उसकी प्रेजेंस ही अलग लग रही थी। बाल बन में बंधे हुए थे जो हल्का सा एक तरफ झुका था। उसके पैलेस रोड्स ढीले थे, लेकिन उसकी कमर इतनी पतली थी कि एक हाथ में आ जाए। उसकी आंखें ठंडी थीं, इतनी ठंडी जैसे दुनिया में कोई भी चीज उसके दिल को हिला नहीं सकती। किन मू की आंखों के कोने हल्के से फड़के। ऐसी औरत अगर किसी चीज का डिसीजन ले ले तो उससे बदलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था, लेकिन उसके पास खड़े स्टूपिड रोडियर को टियान फेंगो का जरा भी डर नहीं था। कुछ उसकी क्लोथ्स को जीभ से चाट रहे थे, कुछ उन्हें मुंह में पकड़कर खींच रहे थे और एक मेल रोडियर तो सीधा उस पर भौंक रहा था। किन मू ने सीरियस एक्सप्रेशन बनाए रखा, जैसे वो किसी बड़े एनिमी का सामना कर रहा हो, लेकिन रोडियर इतनी जोर से उसके क्लोथ्स खींच रहे थे कि उसे बार बार उन्हें वापस खींचना पड़ रहा था। यू कुछ मेल रोडियर और भी गुस्से में आ गए और बार बार उसे हेडबट करने लगे। एक पीछे हटकर दोबारा चार्ज करता और दूसरा उसके बाद रिपीट करता। किन मू माउंटेन की तरह स्टेबल खड़ा रहा और अंदर ही अंदर सोचा, ये रोडियर लोगों को तंग करने में सच में एक्सपर्ट्स हैं। टियान फेंगो की नजर उन रोडियर पर पड़ी जो किन मू को हेडबट कर रही थी। फिर उसकी आंखें जेड आइज पर टिक गईं। कल्ट मास्टर किन, क्या तुम मेरे डिसाइपल्स को मारने का एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे? मेरे पास सिर्फ कुछ ही डिसाइपल्स थे जिन्हें मैंने पर्सनली ट्रेन किया था और तुमने एक ही बार में सबको मार दिया। चाहे तुम हेवनली टीचर के डिसाइपल हो, फिर भी तुम्हें जवाब देना होगा। किन मू के फेस से नर्वसनेस धीरे धीरे गायब हो गई और उसने गहरी सांस ली। लगता है गॉडेस टियान फेंगो को अभी तक पता नहीं कि उनके डिसाइपल्स ने क्या किया था। उसने सीधा टियान फेंगो की आंखों में देखते हुए कहा, ग्वान हे और बाकी लोग डेविल रेस के साथ मिल गए थे। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरे पास उन्हें किल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। टियान फेंगो ने शांत आवाज में पूछा, तुम कह रहे हो मेरे डिसाइपल्स डेविल रेस के साथ मिले हुए थे? क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? किन मू धीरे धीरे पीछे हटा और जेड आइस को टाइटली पकड़े रखा। गॉडेस फेंगो, मेरे साथ आइए। ड्रैगन किलिन भी लिटिल फॉक्स को उठाए उसके पीछे चल पड़ा और पीछे से वो 9 स्टूपिड रोडियर अब भी लगातार उन्हें हेडबट करते हुए फॉलो कर रहे थे। किन मू धीरे धीरे छोटे माउंटेन विलेज में वापस गया और एक कॉर्प्स की तरफ इशारा किया। प्लीज ध्यान से देखिए। टियान फेंगो की नजर सेलेस्टियल बीइंग के डेविल प्रैक्टिशनर की लाश पर पड़ी और उसकी प्यूपल सिकुड़ गईं। किन मू ने शांत लेकिन हैवी टोन में कहा, यहाँ डिवाइन आर्ट्स के जो ट्रेसेस हैं वो आपके डिसाइपल्स के हैं और ये एक इंसान की डिवाइन आर्ट नहीं बल्कि 5 लोगों की डिवाइन आर्ट्स हैं। ग्वान हे ने कहा था कि उसने इस डेविल एक्सपर्ट से इंटेंस बैटल की थी और मुश्किल से उसे मारा था, लेकिन अगर बैटल हुई थी तो फिर 5 लोगों के डिवाइन आर्ट्स के ट्रेसेस क्यों हैं? टियान फेंगो ने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, हो सकता है ग्वान हे क्रेडिट लेना चाहती हो। किन मू ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर कॉर्प्स पर जो फेटल वुंड है उसका क्या? आप स्वॉर्ड्समैनशिप एक्सपर्ट हैं, आप क्लियरली देख सकती हैं कि किसी ने एक्सट्रीमली क्लोज डिस्टेंस से उसके प्राइमोरियल स्पिरिट को स्टैब किया है। कॉर्प्स के एक्सप्रेशन से क्लियर है कि उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ग्वान हे उस पर अटैक करेगी। अगर वो एनिमीज होते तो वो इतना केयरलेस कभी नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, वो एलाइज थे। टियान फेंगो चुप रही। किन मू ने आगे कहा, और एक और चीज,
यहाँ डेविल डिवाइन आर्ट्स का एक भी ट्रेस नहीं है। अगर रियल बैटल हुई होती तो इतना पावरफुल डेविल एक्सपर्ट एक भी डिवाइन आर्ट यूज किए बिना कैसे मर सकता था। उसकी आवाज और हैवी हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतनी इंटेंस फाइट के बाद भी ये स्मॉल माउंटेन विलेज को कोई डैमेज नहीं हुआ। एक भी डिवाइन आर्ट यहाँ तक नहीं पहुंची। इसका मतलब था कि उन पांचों ने जानबूझकर विलेज को अवॉइड किया। ये प्रूफ काफी है ना? कुछ पल के लिए साइलेंस छा गया। फिर टियान फेंगो ने धीरे से सांस छोड़ी और उसके इमोशनल फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। कल्ट मास्टर किंग सच में इंटेलिजेंट हैं। लगता है मेरे डिसाइपल्स वाकई डेविल रेस के सामने झुक गए थे। मैंने डिसाइपल्स चूज करने में सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। हू लिंगर के चेहरे पर शक साफ दिख रहा था, लेकिन किन मुंह के कंधों से जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं किसी को दोष नहीं दे सकता जो अंधेरे में रखा गया हो। डेविल्स हमेशा बुरे और बहुत चालाक होते हैं। गॉडेस फेंगो को बस कुछ समय के लिए अंधा बना दिया गया था। एक दिन तुम्हें सच समझ आ जाएगा और तुम फैमिली से पहले राइचसनेस को चुनोगी। उसके पीछे वही बेवकूफ रोडियर अब भी उसके सिर पर जोर जोर से मार रहे थे। किन मुंह ने अपने जलते हुए हिप्स को रगड़ा और अंदर ही अंदर सोचा, ये रोडियर सच में हद से ज्यादा रूथलेस हैं। टियान फेंगो अभी भी उसे देखकर मुस्कुराया। जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो ही गई है तो मैं और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वहाँ कौन है? उसकी आवाज काफी चुभने वाली थी, लेकिन तभी गॉड सांगे की आवाज जंगल में गूंज उठी। फेंगो, मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो, मैं ही हूँ। ये सुनते ही किन्मू ने फाइनली चैन की सांस ली। जेड आइस को पकड़े हुए उसके हाथ ढीले पड़ गए। उसकी पाम्स ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। हू लिंगर ने भी धीरे से सांस छोड़ी। यंग मास्टर, किन्मू ने तुरंत सिर हिला दिया। अभी नहीं। कुछ देर पहले ही उसने नोटिस किया था कि गॉड संगे की दी हुई डिवाइन लाइट विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी के सेंट्री से अचानक गायब हो गई थी। इसका मतलब था कि गॉड को यहाँ की एक्टिविटी का पता चल गया था। आखिर किन्मू ने ग्वान हे को कैलामिटी स्वॉर्ड के फर्स्ट फॉर्म से मारा था। ओपनिंग कैलामिटी की स्वॉर्ड लाइट इतनी भयानक थी कि 10 मील तक आसमान चीर दिया था। संगी जैसा गॉड ऐसी चीज इग्नोर नहीं कर सकता था, और क्योंकि संगे पहले भी किन्मू की ये मूव देख चुका था, इस बार देखते ही समझ गया होगा कि किन्मू किसी डेंजरस एनिमी से लड़ रहा है। बस इसी वजह से वो तुरंत यहाँ आ गया था। अब चाहे टियन फेंगो डेविल रेस का स्पाई हो या ना हो, एक बात पक्की थी, किन्मू अभी सेफ था। किन्मू धीरे धीरे पीछे हटते हुए स्मॉल माउंटेन विलेज की तरफ बढ़ने लगा। बाहर से लग रहा था कि वो टियन फेंगो को समझा रहा है, लेकिन असल में उसकी हर बात गॉड संगे के लिए थी। तो ये सीनियर ब्रदर संगे हैं। टियन फेंगो का एक्सप्रेशन शांत हो गया। कल्ट मास्टर किन और मेरे बीच पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब सब क्लियर हो गया है। गॉड संगे धीरे धीरे पास आए। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाना अच्छी बात है, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, सीनियर सिस्टर फेंगो के सारे डिसाइपल्स डेविल्स के सामने क्यों झुक गए? उसकी आंखें गहरी हो गईं। अगर लाइफ और डेथ का सिचुएशन होता तो किसी का टूट जाना नॉर्मल था, लेकिन जब पूरा फैमिली और पूरी लैंड एक साथ बिट्रे करे तो बात काफी अजीब लगती है। टियन फेंगो ने भावें उठाईं। और गॉड संगे इसके बारे में क्या सोचते हैं? गॉड संगे किन्मू के पास से गुजरते हुए उसके सामने रुक गए। जब पांचों डिसाइपल्स डेविल्स के सामने झुक गए तो शक नेचुरली मास्टर पर भी जाएगा। उसने धीरे से कहा, फेंगो कभी कपलिंग सिटी की मिस्ट्रेस थी। 1500 साल पहले जब सिटी पर अटैक हुआ था, सिर्फ तुम और कुछ लोग ही बचे थे। लेकिन जब मेरी नियरिंग सिटी पर अटैक हुआ, मेरा पूरा फैमिली मर गया था। सिर्फ मैं और मेरी बेटी बचे थे। फिर भी मैंने काउंटलेस कॉमन पीपल को बचाया। रिटर्निंग सिटी, अडॉर्निंग सिटी, कनकॉर्डिंग पीपल और कई और गॉड सिटीज में भी कपलिंग सिटी से ज्यादा सर्वाइवर्स थे। किन्मू की आंखें हल्की से सिकुड़ गईं। उसने देखा कि गॉड संगे अपनी पीठ के पीछे अजीब हैंड साइंस बना रहे थे। उनका मतलब साफ था, सिचुएशन डेंजरस है, तुरंत भागो। किन्मू अंदर से हिल गया। क्या गॉड संगे भी टियन फेंगो का मैच नहीं कर सकते? लेकिन उसने नॉर्मल रहने की एक्टिंग की और हल्का सा खांसा। 2 गॉड्स, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, मैं चलता हूँ। वो जानबूझकर संगे की शैडो में मूव कर रहा था। हर कदम संभाल कर रख रहा था ताकि टियन फेंगो की नज़र सीधा उस पर ना पड़े। तभी टियन फेंगो की आवाज़ फिर गुंजी, कल्ट मास्टर किन, क्या तुम सच में विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी जाने वाले हो? और क्या तुम श्योर हो कि गॉड संगे ट्रेटर नहीं है? हूलिंगे का दिमाग पूरी तरह घूमने लगा। उन डिसाइपल्स ने हमें बिट्रे किया, फिर भी वो विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी के इतने पास क्यों थे? वहाँ सेंट्री का गार्डियन संगे है। अगर वही ट्रेटर निकला तो? हो सकता है वहाँ कोई डेविल गॉड तुम्हारा वेट कर रहा हो। हूलिंगर धीरे से बोली, यंग मास्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रेटर कौन है? टियन फेंगो ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, संगे ने डेविल टेरिटरी के बीच सेंट्री बनाया। आधे महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन एक भी डेविल गॉड अटैक करने नहीं आया। क्या तुम्हें ये नॉर्मल लगता है? किन्मू भी रुक गया। ये सच में अजीब था। डेविल टेरिटरी के अंदर सेंट्री बनाना और फिर भी कोई डेविल गॉड अटैक ना करे। टियन फेंगो ने फिर कहा, कपलिंग सिटी में मेरे अलावा 2 और गॉड्स बचे थे, लेकिन नियरिंग सिटी में तुम्हारे अलावा कोई गॉड जिंदा नहीं बचा।
तुम्हारे साथ जो 2 सीनियर ब्रदर्स निकले थे वो भी विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी की बैटल में मर गए। एंड में सिर्फ तुम ही बचे। हुलिंगर ने अपनी 6 टेल्स को गले लगाया। यंग मास्टर, मेरा सिर घूम रहा है। किन्मू ने उसकी तरफ देखा। मेरा भी। उसने गहरी सांस ली। लेकिन सच जानने का एक ही तरीका है, विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी के रूइंस में जाना। अगर गॉड संगे ट्रेटर हैं तो वहाँ डेविल रेस के एक्सपर्ट्स हमारा वेट कर रहे होंगे, और अगर नहीं, उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक आसमान से एक जाइगेंटिक बॉडी नीचे उतरी। एक डेविल गॉड। किन्मू की आंखें कांप उठी। उसने इस डेविल गॉड को पहले 2 बार देखा था। पहली बार नियरिंग सिटी की बैटल में, जब उसने सैंग फैमिली के सब मेंबर्स को मार डाला था, और दूसरी बार ली सिटी में। उसके शरीर पर जलते हुए फायर मार्क्स थे और आंखें 2 डांसिंग फ्लेम्स की तरह चमक रही थीं। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, तीनों गॉड लेवल एग्जिस्टेंसेस ट्राइपॉड के 3 पैरों की तरह खड़े हो गए। डेविल गॉड हु चालो वो भी विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी से आ गया, टियन फेंगो ने धीरे से कहा। गॉड संगे की प्यूपिल सिकुड़ गई। उसने दांत खींच लिए। हु चालोवो ने मेरी बेटी के अलावा मेरा पूरा फैमिली मार दिया था। मैं डेविल रेस के सामने कैसे झुक सकता हूँ? हु चालोवो ने हल्की सी हंसी छोड़ी। उसकी आवाज़ बिजली की तरह जंगल में गरजी। अब जब बात इतनी दूर आ ही गई है तो एक्टिंग छोड़ देते हैं। 2 अगेंस्ट 1 है, इसका जल्दी एंड करते हैं। ऑनरेबल किंग फूरियलो अब और वेट नहीं कर सकते उस ब्रैडकिन से मिलने के लिए। आसपास अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। एक पल बाद टियन फेंगो धीरे से हंस पड़ा। कल्ट मास्टर किन को क्लूज से ट्रूथ निकालना बहुत पसंद है। मैं बस उसके साथ थोड़ा खेलना चाहता था, उसके इमोशंस के साथ। किन्मू का खून ठंडा पड़ गया। टियन फेंगो मुस्कुराया। हुचा लोगो, तुम किन्मू को हैंडल करो, मैं गॉड संगे को उसके रास्ते भेज देता हूँ। हुचा लोगों ने मुस्कुराते हुए किन्मू की तरफ देखा और अपना जाइंट हैंड उसकी तरफ बढ़ाया। तो उस दिन नियरिंग सिटी में वो ब्लैक शैडो तुम ही थे जिसने सैंग फैमिली की लड़की को बचाया था। काफी हिम्मत है तुम में, लेकिन अब भागने की कोशिश करोगे? उसी पल किन्मू की स्वॉर्ड के नीचे दबा हुआ रोडियर अचानक फट गया और जंगल के अंदर एक टेरिफाइंग ब्लेड लाइट चमक उठी। नाइफ लाइट ने सीधा आसमान को चीर दिया। वो हुचा लोगों की पाम और नेक के पार निकल गई और आसमान में एक पतली ब्लैक लाइन छोड़ गई। इतनी पतली कि लग रहा था स्पेस ही कट हो गया हो और अभी तक हील भी ना हुआ हो। नाइफ लाइट अचानक किन्मू की नेक के सामने रुक गई। फटी हुई रोडिया स्किन के अंदर से एक लंबा मजबूत ओल्ड रोडियर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। बिखरी हुई दाढ़ी हर तरफ फैली हुई थी। उसने ब्लेड किन्मू की गर्दन पर रखी और गुस्से में गरजा, मूवर, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारे सिर पर एक बार मार दिया? क्रिपल, ब्लाइंड और म्यूट भी तो तुम्हारे सिर पर मारते थे। मैंने सिर्फ एक बार मारा और तुम मुझे मारने चली आए। बताओ, क्या तुम बायस नहीं हो? चिन्मू ने तुरंत अपनी तलवार वापस खींच ली और सामने खड़े उस लंबे बुजुर्ग को देखते ही उसकी आंखों में हैरानी और खुशी एक साथ चमक उठी। वो जोर से चिल्लाया, ग्रैंडपा बुचर। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सब कुछ बदल गया। दूसरे रोडियर तुरंत अलग हो गए और पूरा झुंड आसमान की तरफ दौड़ पड़ा, सीधा टियान फेंगो को रोकने के लिए, जो गॉड सैंग ये पर टूट पड़ी थी। उसकी स्वॉर्ड लाइट पहले ही निकल चुकी थी, इसलिए अब उसके पास अपनी मूव बदलने का वक्त ही नहीं था। तभी एक लंबा स्पीयर हवा को चीर कर आया। ब्लैक ड्रैगन स्पीयर एक काले ड्रैगन की तरह घूमता हुआ सीधा उसकी स्वॉर्ड टेक्निक की रीढ़ पर जा लगा। टियान फेंगो का पूरा शरीर कांप उठा। हर बार जब स्पीयर उसकी स्वॉर्ड से टकराता, उसकी मैजिकल पावर टूट जाती और उसके लिए अपनी असली स्ट्रेंथ कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। टियान फेंगो स्वॉर्ड्समैनशिप की महान मास्टर थी। सुप्रीम एम्परर हेवन में उसकी स्वॉर्ड स्किल्स टॉप एक्सपर्ट्स में गिनी जाती थी। लेकिन इटर्नल पीस एम्पायर की स्वॉर्ड आर्ट्स और डिवाइन आर्ट्स अब सुप्रीम एम्परर हेवन से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। और अब वो खुद महसूस कर रही थी कि ब्लैक ड्रैगन स्पीयर सिर्फ हल्की सी स्ट्रेंथ से उसकी पावर को बिखेर रहा था। आसमान में काउंटलेस स्टार्स चमक रहे थे। ग्रेट ओवरआर्चिंग हेवनली स्टार्स फील्ड एक्टिवेट हो चुका था। जैसे ही उसका और ब्लैक ड्रैगन स्पीयर का एक और क्लैश हुआ, अचानक एक टेरिफाइंग फोर्स सीधा उसकी चेस्ट पर जा लगी। ये एक अजीब और पावरफुल डिवाइन आर्ट थी जो स्टार्स और एस्ट्रोलॉजी को वेपन की तरह यूज करती थी। टियान फेंगो ने दर्द भरी कराह निकाली और मुंह से खून उगल दिया। वो तुरंत पीछे हटी, लेकिन अगले ही पल उसके दिल में ठंडक सी दौड़ गई। पता ही नहीं चला कब नाइफ वाला बुजुर्ग उसके पीछे आ चुका था। जैसे ही वो रिट्रीट हुई, सीधा उसके ब्लेड पर जा टकराई और चाकू उसकी पीठ में घुस गया। उस नाइफ अटैक में ज्यादा पावर नहीं थी। साफ था कि ये ईमानदार दिखने वाला बुजुर्ग सामने से नहीं, पीछे से वार करने में एक्सपर्ट था। टियान फेंगो ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड को पीछे घुमाया, लेकिन उसकी स्वॉर्ड लाइट बुजुर्ग को टच करती उससे पहले ही एक और ओल्ड मैन सामने आ गया। उसके हाथ में एक फर्नेस था। बूम! उसने फर्नेस को हैमर की तरह घुमाकर टियान फेंगो की पीठ पर दे मारा। फर्नेस से आग की लपटें भड़क उठीं। अटैक इतना भारी था कि उसकी हड्डियां और टेंडन्स टूट गए। उसका शरीर जमीन पर जा गिरा और कई बार उछलता हुआ दूर तक खिसक गया। फिर भी वो जिंदा थी। उसकी स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग थी कि वो गॉड सैंग ये से भी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। लेकिन अब उसे समझ आ गया था ये एक ट्रैप था
और इतने सारे एक्सपर्ट्स के सामने उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं था, इसलिए उसने बिना देर किए भागने का फैसला किया। वो एक ही लीप में 100 मील दूर पहुंच गई, लेकिन पीछे मुड़कर देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एक बहुत लंबा बुजुर्ग आसमान में अपनी पाँव उठाए खड़ा था। उसके चमकदार आयन ईयर्स थे और उसका शरीर ट्रू गॉड्स और डेविल से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। और सबसे शॉकिंग बात, वो पूरी जगह को मोड़ रहा था। टियान फेंगो का दिल हिल गया। ये इम्पॉसिबल है, किसी के पास इतनी टेरिफाइंग मैजिकल पावर कैसे हो सकती है। लेकिन अगले ही पल उसे सच समझ आ गया। आयन ईयर्स वाला बुजुर्ग स्पेस को बेंड नहीं कर रहा था। असल में वो खुद एक पेंटिंग के अंदर गिर चुकी थी और अब उस पेंटिंग के अंदर से भागने की कोशिश कर रही थी। टियान फेंगो ने बिना रुके अपनी डिवाइन स्वॉर्ड घुमा दी। स्लैश! पूरा पेंटिंग वर्ल्ड चीर कर फट गया और एक स्वॉर्ड लाइट सीधा उस लंबे बुजुर्ग के चेहरे की तरफ दौड़ी। वो देखने में टेरिफाइंग था, लेकिन असली बैटल स्ट्रेंथ में उसकी कमी साफ थी। स्वॉर्ड लाइट को देखते ही वो तुरंत मुड़कर भाग गया। तभी ब्लैक ड्रैगन स्पीयर फिर से आगे बढ़ा और उसकी स्वॉर्ड टेक्निक को दोबारा तोड़ दिया। टियान फेंगो पेंटिंग से बाहर निकली ही थी कि सामने एक मस्कुलर मैन नजर आया जो ग्रीन बुल पर सवार था और सेबल फर पहने हुआ था। उसकी नाइफ आर्ट बिल्कुल अलग थी। हर मूव अजीब, डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल थी। उसकी टेक्निक्स में छुपे स्पेल्स टेरिफाइंग पावर से भरे हुए थे। टियान फेंगो ने उसे हल्का समझने की गलती कर दी और अगले ही सेकंड फ्लैश! नाइफ लाइट चमकी और उसका स्वॉर्ड पकड़ने वाला दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। खून हवा में बिखर गया। टियान फेंगो गुस्से से गरजी और तुरंत अपनी स्वॉर्ड बाएं हाथ में पकड़ ली। वो काउंटर अटैक करने ही वाली थी कि अचानक उसने एक पियरलेस ब्यूटी को देखा। उस सुंदरी ने बस अपनी पाम बंद की और उस एक मूव से पूरी जगह टूटकर सिकुड़ गई। टियान फेंगो का शरीर उसकी मर्जी के खिलाफ सीधा उस पाम की तरफ खींच लिया गया। बूम! ओल्ड ब्लैकस्मिथ बिजली की तरह आया और अपने हैमर से उसके सिर पर वार कर दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। साथ ही छोटे कद वाले बुजुर्ग ने ब्लैक ड्रैगन स्पीयर से उसकी डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। स्वॉर्ड लाइट्स हवा में टेढ़ी मेढ़ी घूमकर उल्टा उसकी चेस्ट में घुस गईं। धम! उसका चेहरा सीधा उस पियरलेस ब्यूटी की पाम से टकराया। ग्रेट ओवरआर्चिंग हेवनली स्टार्स पाम फोर्स फट पड़ा और उसका चेहरा खून से भर गया। पियरलेस ब्यूटी के हाथ लाइटनिंग की तरह मूव करने लगे। उसकी फिंगर्स टियान फेंगो के शरीर पर फिसली और अगले ही पल उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट और सोल सील कर दी गई। टियान फेंगो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन अब वो उसके टूट चुके शरीर के अंदर ही सील हो चुकी थी। वो अभी मरी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें धुंधली पड़ चुकी थी। तभी एक ब्रॉन्ज मास्क पहना हुआ आदमी उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके शरीर में सिल्वर नीडल्स चुभोने लगा। उसकी आवाज़ धीरे धीरे दूर तक गूंजने लगी। मेरे होते हुए वो नहीं मरेगी, फिक्र मत करो, हम उसकी सोल को कंट्रोल कर सकते हैं और बाद में उसे इंटरोगेशन के लिए बाहर निकाल लेंगे। गॉड सांग ये हैरान खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है। तियान फेंगो से लड़ने का मौका मिलने से पहले ही कुछ अजीब नए लोग अचानक बैटलफील्ड में आ गए थे। लेकिन तियान फेंगो कोई आम एग्जिस्टेंस नहीं था। उसकी स्ट्रेंथ ट्रू गॉड से थोड़ी कम ज़रूर थी, पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। सांग ये जानता था कि वो उसका सामना नहीं कर सकता। वो कभी भी सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार था, लेकिन उसे अफसोस था कि चिन्मू को भी उसके साथ मरना पड़ता। किस्मत अच्छी थी कि ये अजीब लोग अचानक सामने आ गए और तियान फेंगो को इतना बुरी तरह इंजर कर दिया कि उसे सील तक कर दिया गया। नहीं तो आज चिन्मू और सांगे दोनों की मौत पक्की थी। दूसरी तरफ चिन्मू धीरे धीरे अपनी गर्दन पर रखे बड़े ब्लेड को हटाने की कोशिश कर रहा था। बुचर ने गुस्से में घूर कर देखा और ब्लेड 1 इंच भी नहीं हिला। चिन्मू संभलते हुए बोला, ग्रैंडपा बुचर, आपने रो डियर की स्किन पहनी हुई थी। ग्रैनी सी की मैजिक इतनी कमाल की थी कि मैं पहचान ही नहीं पाया। अगर पता होता तो मैं कभी आपकी गर्दन पर स्वॉर्ड नहीं रखता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुचर ठंडे और गुस्से भरे टोन में बोला। मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से पाला और तुम सिर्फ बटपे मारने की वजह से मुझे ही मारने चले गए। मेरा दिल टूट चुका है। उसके पीछे हुओ चालो की 5 उंगलियां अचानक अलग होकर ज़मीन पर गिर गईं। उसके गले से अजीब आवाज़ निकली। वो धीरे धीरे अपने हाथ पीछे खींच रहा था और कांपते हुए अपनी गर्दन को छूने की कोशिश कर रहा था। वो तेज़ मूव करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसका बैलेंस टूट गया। उसका सिर धीरे से एक तरफ खिसक गया। हुओ चालो के हाथ इंस्टेंट स्पीड से मूव हुए। वो अपना सिर पकड़ना चाहता था। धड़ाम! उसके दोनों हाथ गले के ऊपर टकरा गए और उसका सिर सीधा नीचे गिर पड़ा। गले से खून फाउंटेन की तरह फूट निकला। क्या टेरिफाइंग ब्लेड है! हो चालो का सिर चीखा, फिर 2 बार ज़मीन पर घूमकर उसकी आंखों की आग हमेशा के लिए बुझ गई।
चिन्मू की आंखों में जलन भर गई। वो इम्प्रेस होकर बोला, ग्रैंडपा बुचर का डिवाइन नाइफ सच में परफेक्ट है, मैं अभी बहुत पीछे हूँ। चापलूसी बंद करो, बुचर ने उदास और गुस्से भरे चेहरे के साथ जवाब दिया। ब्लेड अब भी चिन्मू की गर्दन पर टिका हुआ था। तुम बिल्कुल वन साइडेड हो। तुम डम, ब्लाइंड और क्रिपल्ड उन तीनों बदमाशों से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। मैंने बस एक बार तुम्हारे बट पे मारा और तुम मुझे ही मारने चले गए। जूनियर ब्रदर, बाशान बल की पीठ से कूदकर खुशी में दौड़ता हुआ आया। जूनियर ब्रदर, तुमने टीचर को नाराज़ कर दिया क्या? टीचर हेवन नाइफ ने मुझे दोबारा डिसाइपल माना है, बस कंडीशन ये है कि मैं कम बोलूं और धीरे बोलूं। जब सब तुम्हें ढूंढने जा रहे थे तब मैंने ही कहा था कि मेरा जूनियर ब्रदर बहुत स्मार्ट है, उसे कुछ नहीं होगा। देखो, सच में कुछ नहीं हुआ। टीचर हेवन नाइफ, आप जूनियर ब्रदर की गर्दन पर ब्लेड क्यों रखे हुए हो? हम सब एक फैमिली है, बात करके सॉल्व कर सकते हैं। बुचर ने बिना एक्सप्रेशन बदले ब्लेड घुमाया और सीधा बाशान के कंधे पर रख दिया। बाशान तुरंत चुप हो गया। इतना जोर से वर्ड्स रोकने की वजह से उसका चेहरा लाल पड़ गया। चिन्मू हैरानी से पूछ बैठा, सीनियर ब्रदर बाशान, ग्रैंडपा बुचर ने तो फेक डेथ की थी और आपको फैमिली से निकाला भी नहीं था, तो आपको फॉर्मली डिसाइपल क्यों बनना पड़ा? बाशान का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने ब्लेड दूर धकेल दिया और गुस्से में दहाड़ा, बूढ़े आदमी, तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि बुचर के कान तक कांप गए। बुचर ने गुस्से से चिन्मू को घूरा। चिन्मू चुपचाप अपने अभी भी दर्द करते हिप्स को रब करने लगा। ब्लाइंड, डम और क्रिपल सच में रूथलेस थे। उसके हिप्स लगभग टूट ही गए थे। उसके मन में ख्याल आया, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब वो स्टूपिड डियर मेरे सिर पर वार कर रहे थे। ग्रैंडपा डम, ग्रैंडपा ब्लाइंड और ग्रैंडपा क्रिपल सबसे डेंजरस हैं। उन्होंने ग्रैंडपा बुचर को भी बिगाड़ दिया। ब्लाइंड अपना ब्लैक ड्रैगन स्पीयर लेकर आगे बढ़ा। चिन्मू के पास पहुंचकर वो मुस्कुरा दिया। चिन्मू ने ब्लैक फेस बनाकर उसकी तरफ देखा और सीधा ग्रैनी सी को ढूंढने चला गया। ब्लाइंड ने सर खुजलाया और गुस्से से बोला, बुचर, तुमने मुझे भी धोखा दिया। बुचर थोड़ा गिल्टी दिखा। मैंने कब? बूढ़े ब्लाइंड, फालतू ब्लेम मत लगाओ। डेफ भी आगे आया और बोला, मैंने सब सुना है। तुमने ब्लाइंड, डम और क्रिपल सबको धोखा दिया। तुम बहरे हो, तुमने क्या सुना होगा? बुचर जोर से हंस पड़ा। म्यूट के हाथ का बड़ा हैमर दोबारा स्वॉर्ड शार्ट्स में बदल गया और उसके चेस्ट में वापस घुस गया। वो आगे आया और बोला, अबा अबा। बहुत बढ़िया। क्रिपल ने ताली बजाई। बुचर के मुंह पर कभी ताला नहीं लगता। बुचर ने आंखें घुमाई और बाशान की गर्दन से ब्लेड हटाकर बोला, बाशान, ये बूढ़ा आदमी इनसे डिबेट में नहीं जीत सकता, आओ और मेरी हेल्प करो। बाशान ने दोनों मुट्ठियां कस ली, हड्डियां तक क्रैक करने लगी। वो बड़े कदम लेकर सबके सामने आया और गला साफ किया, लेकिन उसके बोलने से पहले ही भगवान सांगिये ने पूछ लिया, क्या सीनियर सेलेस्टियल हेवन से आए हैं? सीनियर सेलेस्टियल हेवंस? ब्लाइंड ने सर उठाया और हल्का सा हंसा। हम ग्रेट रूइन से हैं, सेलेस्टियल हेवन से नहीं। वैसे सीनियर ब्रदर की एज क्या है? भगवान सांगिये मुस्कुरा दिया। ग्रेट रूइंस कभी सेलेस्टियल हेवन के फाउंडिंग एम्परर हुआ करते थे। मैं 20,084 साल का हूँ। ब्लाइंड की सांस अटक गई। मैं तो बस 562 साल का हूँ। अचानक सबको लगा कि वो कितने यंग और एनर्जेटिक हैं। चिन्मू तब तक ग्रैनी सी के पास पहुँच चुका था। उसने देखा कि ग्रैनी सी अपनी मैजिक पावर से तियान फिंगो को हवा में कंट्रोल कर रही थी। वो ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स के स्पेल्स यूज़ करके उसकी ओल्ड सोल को बॉडी से खींचकर इंटरोगेशन कर रही थी। साइड में अपोथेकरी मेडिसिन रिफाइन कर रहा था और सोल एनेस्थीसिया यूज़ करके तियान फिंगो की रेजिस्टेंस को कम कर रहा था। ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स के अंदर काउंटलेस अजीब और टेरिफाइंग स्पेल्स थे। बाहर से वो डेविल पाथ टेक्निक्स लगते थे, लेकिन अगर इंटेंशन राइचस हो तो उन्हें अलग तरह से समझा जा सकता था। चिन्मू ने इसी फील्ड में काफ़ी स्टडी की थी। भगवान सांगे ये सब देखकर अंदर से कांप गया। सेलेस्टियल हेवन के ये लोग कुछ गलत लग रहे हैं। ये डेविल पाथ स्पेल्स में इतने स्किल्ड कैसे हो सकते हैं? और कल्ट मास्टर चिन भी कुछ सस्पिशियस लग रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब वगैरह कर देना।